बात जितने भी इंजीनियर होते हैं वो ये गायकी क्यों बन जाते हैं, म्यूजिक कंपोजर क्यों बन जाते हैं, ये मेरे समझ में नहीं आया। ऐसा क्यों है? 3 इडियट मूवी का रेंचो याद आ गया। देख रहे हैं आप, उसकी इच्छा कुछ थी, प्रोफेशन में कुछ और करना पड़ा। और हमारे पहाड़ी जो लोगों में ये बड़ी चीज़ होती है, हमें नौकरी करनी होती है, हमें MBA करना होता है, हमें पढ़ाई करनी होती है। अपनी इच्छाओं को दबा के आपने MBA किया, अब वापस फील्ड में आ गए। घर वालों ने कुछ बोला नहीं? विद्या मंदिर के सरस्वती विद्या मंदिर। देखिए संघ के स्कूल से जुड़े हुए हैं, धवला या विद्या देखिए संघ से जुड़े हुए बच्चे आज कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं, ये उसका उदाहरण है। मेरी 21 है। देखिए अभी मुझसे 2 साल छोटे हैं फिलहाल, लेकिन जब जिंदगी में आपने पहली बार आपको कैसे पता लगा कि मैं डांस कर सकता हूँ, कोरियोग्राफी कर सकता हूँ? लोगों को डांस करना नहीं आता तो कोरियोग्राफर बन गए। निश्चित तिवारी जी, गुड लुकिंग, सेक्सी, हॉट, क्या कहूँ मैं आपको। हाँ, ये दाढ़ी में कट मारा है आपने, ये रीजन इसके पीछे मुझे बहुत गाली मिली है सौरभ जोशी के समर्थकों द्वारा, ठीक है, इसलिए पूछ रहा हूँ। एक ब्लॉग बनाते समय क्या ख्याल आता है, और ब्लॉगिंग इसलिए करते हैं पैसा कमा रहे हैं या एंजॉय कर रहे हैं लोग? ट्रांसजेंडर होने के नाते मैं भी एक समाज का हिस्सा हूँ। मैं कोई एलियन नहीं हूँ जो आसमान से होते। मुझे भी किसी ने माँ बाप ने पैदा किया जैसे और माँ बाप पैदा करते। ये तो मेरी नसीब है, मेरी तकदीर है, एंड आई एम हैप्पी। मैं खुश हूँ इस लाइफ से। और यहाँ के रामनगर के लोगों से मुझे इतना प्यार मिला, और जब वो मुझे चीफ गेस्ट बना के बुलाते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं निकलती है माँ बहन की, कोई लड़की गाली देती है, उसे सही मानती है, बुरा मानती है? दावा करता हूं जब आप इस वीडियो को अंत तक सुनेंगे आपको निश्चित रूप से एक सकारात्मक आनंद आएगा। दरअसल उत्तराखंड के युवाओं की ये टीम जो एक किन्नर मुख्य अतिथि बना रही है, तो समझ सकते हैं कि ये युवा किस पॉजिटिव सोच का व्यक्ति है। और इन युवाओं ने फटाबाज म्यूजिक की ओर से एक एल्बम को रिलीज किया जिसका नाम है आईफोन दिला दे। इससे पहले ये 2 वीडियो रिलीज कर चुके हैं, एक पहाड़ी भाषा में और एक हिंदी भाषा में। ये आईफोन एक पंजाबी भाषा में रिलीज किया है उत्तराखंड के इन महान युवाओं ने। MTV रोडीज की रनर अप और उत्तराखंड पुलिस में कांस्टेबल रही गीता पाठक को भी इन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किया है। देखिए, ये इन युवाओं को सुनिए, इनका मैंने इंटरव्यू लिया है। हर युवा जो अपने सपनों को साकार करना चाहता है, हर पहाड़ी परिवार सोचता है कि मेरा बेटा नौकरी करे, लेकिन ये युवा अपने सपने को उड़ान देना चाहते हैं। अगर आप इनके सपनों को उड़ान देना चाहते हैं तो इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और इनकी एल्बम को सुपरहिट करें। सुनिए इन खूबसूरत युवाओं के इंटरव्यू। मेरे भी रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। दरअसल रामनगर में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें इस समय से लोग नेगेटिव, नकारात्मक सोच रहे हैं। रामनगर में मेरी आपने अतिक्रमण पे सीरीज देखी है, हॉस्पिटल पे सीरीज देखी है, और भी कई राजनीतिक आपने इंटरव्यू देखे होंगे। यानी कि रामनगर में सबको लगता है कि कुछ गलत ही हो रहा है, यानी डिप्रेशन, हताशा का माहौल है। लेकिन आज जब मुझे पारा जोशी ने फोन किया तो मुझे लगा कि वास्तव में रामनगर में बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है। और आज इन युवाओं के बीच आके मुझे ऐसा लगा कि रामनगर के साथ पूरे उत्तराखंड को ये महसूस करना चाहिए कि सकारात्मकता अपने आप कैसे ओढ़ लेते हैं, और उसका उदाहरण है ये युवा टीम। और इस युवा टीम ने जब मुझे फोन किया यहाँ बुलाने के लिए, हालांकि मैं थोड़ा सा, क्योंकि ना मैं ऐसी चीजों में जाता नहीं हूँ, मैं राजनीतिक सामाजिक पहलुओं को ज्यादा ध्यान में रखता हूँ। लेकिन जब मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पारा जोशी जी आपका। और पारा जोशी जी की एक एल्बम है आईफोन, क्या नाम है इसका? मेरी एक एल्बम चल रही है उत्तराखंड में, एन एकॉस्टिक एंड इंजीनियर। उसका ये 3रा गाना एक्चुअली मैं आज लॉन्च कर रहा हूँ। इसका ट्रेलर ये 24 जुलाई को मेरे चैनल फटाबाज म्यूजिक में आने वाला है, तो आप प्लीज़ देखिए, रविवार को सुबह 9 बजे। देखिए, इस पर ये कह रहे हैं कि एक गाना रिलीज है, लेकिन उससे भी बेहतर जो बात है, उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए, यानी आज इनकी पोस्टर की लॉन्चिंग थी और ट्रेलर की लॉन्चिंग थी, उसके लिए उन्होंने जो गणमान्य अतिथि बुलाए हैं, हमारी समाज सेविका और ट्रांसजेंडर हैं याना खान जी। और देखिए, मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं इस आयोजकों का कि उन्होंने वास्तव में एक ऐसे मुख्य अतिथि को बनाया जो वास्तव में होता है। लोग नेताओं को चुनते हैं, लोग बिजनेसमैन को मुख्य अतिथि बनाते हैं। तो इस कार्यक्रम की जो सबसे केंद्र बिंदु है, या जिनसे सबसे ज्यादा मुझे आकर्षित किया, वो इनके मुख्य अतिथि ने किया। इस कारण से कि आपने एक ऐसा मुख्य अतिथि चुना है जो पूरे उत्तराखंड को, पूरे हिंदुस्तान को प्रेरणा देगा। उसके लिए मैं दिल से आपको साधुवाद करता हूँ। और उसके बाद आपने लाए हैं जो दूसरी आपकी विशिष्ट अतिथि हैं, इनका नाम है ये गीता पाठक जी हैं। और मैं बता दूं कि ये जो MTV में रोडीज आता है, MTV रोडीज, उनकी रनर अप रही हुई हैं। इस समय उत्तराखंड का एक ऐसा चेहरा, और इस समय ये उत्तराखंड पुलिस में कांस्टेबल हैं, और साथ में नेशनल चैंपियन में इन्होंने हिस्सा लिया हुआ है। यानी हम कहते हैं उत्तराखंड की नारी फूल नहीं चिंगारी, उसका एक जीता जागता उदाहरण है योगिता पाठक जी, मैं नाम कह रहा हूँ। और उसके बाद हमारे सामने एक यूट्यूबर है, क्या नाम है इनका? दिव्यांश पांडे। इनके लगभग, अभी मैं सुन रहा था कि इनके 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है। और अच्छा, देखिए हमारे उत्तराखंड में कई सारे ब्लॉगर्स हैं, उनमें ये भी हैं। हालांकि ब्लॉगर्स की मैंने आलोचना की थी, मुझे बहुत पढ़ के गालियां मिली थी, लेकिन उस पर फिर मैं कभी बात करूंगा। लेकिन आपका धन्यवाद है। देखिए, यंग चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, और सबसे ज्यादा यंग और खूबसूरत और प्यारा चेहरा याना खान जी। मैं वास्तव में
और देखिए ये चमक इसलिए है क्योंकि वास्तव में दिल से समाज सेवा करती है, यानी कोई दिखावा नहीं है, इनको नेतागिरी नहीं करनी है। इस कारण से मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हूँ आपसे। बाला जोशी जी, मैं आपका परिचय चाहता हूँ कि कैसे इस फील्ड में आप आए यहाँ पे। धन्यवाद रवि जी आपका आने के लिए। मेरा नाम पारस जोशी है, मैं रामनगर का रहने वाला हूँ और पेशे से मैं एक इंजीनियर हूँ पुणे में। अभी मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो लगभग 2 साल से मेरा एक यूट्यूब चैनल मैंने खोला था। म्यूजिक का शौक रखता हूँ बहुत ज़्यादा, एक्टिंग, लिरिक्स लिखना, कंपोजिशन, म्यूजिक डायरेक्शन, इसका शौक रखता हूँ। तो 2 साल पहले मैंने अपना एक चैनल खोला था फटामास म्यूजिक। धीरे धीरे मैंने पहले पैरोडी सॉन्ग बनाने शुरू किए, फिर मैंने मतलब दूसरे का गाना अपने लिरिक्स डालना, ऐसा करके कोशिश करता रहा। फिर मैं आज बीच में टोकूंगा जी। देखिए इनका म्यूजिक एल्बम का नाम है फटाबांस, और फटाबांस हमारे पहाड़ियों में जब माताएं बहनें ऐसा कहती हैं भाई बोले अबे फटेबांस में क्या गा रहा है, तो इन्होंने अभी चर्चा में बताया था कि फटाबांस अपनी बहन के इनको जो कहती थी क्या फटाबांस गा रहा है, यानी एक बहन का आशीर्वाद आज एक म्यूजिक एल्बम के रूप में मौजूद है इस उत्तराखंड में। एक बात, जितने भी इंजीनियर होते हैं वो ये गायकी क्यों बन जाते हैं, म्यूजिक कंपोजर क्यों बन जाते हैं, ये मेरे समझ में नहीं आया, ऐसा क्यों है? अगर मैं इसका जवाब दे दूंगा तो मेरी मैनेजर नाराज हो जाएगी। और देखिए आपने कई बार सुना भी होगा कि जितने भी इंजीनियरिंग के बड़े मजाक चल रहे होते हैं, बड़े बड़े मजाक चल रहे होते हैं कि इंजीनियर लोगों को काम नहीं मिल रहा है, बेचारे कुछ भी कर लेते हैं। फिलहाल उत्तराखंड के इस युवा को मैं साधुवाद देना चाह रहा हूँ। अच्छा ये बताइए कि आपने जो पहला एल्बम शुरू किया, कहाँ से ये प्रेरणा मिली आपको? मेरी एक दोस्त है, हल्द्वानी रहती है, वो मुझे गाते हुए देखती थी, उसको मेरा गाना अच्छा लगता था। तो ये दोस्त बहुत करीब है, सब दोस्त हैं? दोस्त है बस। अच्छा दोस्त, अच्छा जी। तो वो बोली मेरे से कि यार गाता अच्छा, यूट्यूब में डाला कर। तो मैंने कहा यार यूट्यूब में डाल दूंगा तो कॉपीराइट वगैरह वगैरह, मैं तो कैरोके में डालूंगा। तो उन्होंने बोला नहीं, एक काम कर, लिरिक्स लिखवा ले किसी से और इसका कुछ पैरोडी बना दे। उन दिनों टिकटॉक और वो चल रहा था, पबजी बैन हुआ था, मोदी जी ने नया किया था। तो गुरुपाल मेरा जो दोस्त है, जो मेरे शुरू में लिरिक्स लिखता था, अभी भी वो अच्छे लिरिक्स लिखता है बहुत, तो मैंने उसको फ़ोन किया। मैंने कहा गुरुपाल एक काम कर यार, ये इसमें लिरिक्स थोड़े आड़े टेढ़े बना टिकटॉक के, और थोड़ा क्रिंज टाइप का बना, उन पर थोड़ा उनको ज़रा सुना कि टिकटॉक ये सब गलत है। तो उसने एक गाना था सुनने सजनिया, उसको उन्होंने बोला कि सुनने तू कन्या करके, और उसने अपने लिरिक्स बनाए और मैंने जैसे तैसे एक बेकार सा वीडियो यूट्यूब में डाल दिया और वो अच्छा लगा लोगों को। तो सीखता रहा, फिर हम आज अपने एक ओरिजिनल गाने तक पहुंच चुके हैं, जैसे भी तैसे। और ये उत्तराखंड का आप देखेंगे पहला पंजाबी सॉन्ग है। और ये एक बात और बताइए, ये मल्टी लैंग्वेज, यानी ये जो एल्बम, ये जो आपका इनका जो म्यूजिक एल्बम है, पहले ये पहाड़ी में बना चुके हैं, फिर हिंदी में बना चुके हैं, अब पंजाबी में बनाया हुआ है इन्होंने। यानी कि उत्तराखंड की ये पहला ऐसा गायक होगा जिन्होंने मल्टी लैंग्वेज, तीनों भाषाओं को मिलाया है। और पंजाबी को कौन पसंद नहीं करता, इसमें कोई दोहराई नहीं है। मैं और भी इनकी टीम के मेंबर से भी मिलना चाहूंगा। आपका नाम अनूप सिन्हा, आप इस टीम में कैसे जुड़े और क्या करते हैं आप? मैं कैमरा हैंडल करता हूँ यहाँ पे। कैमरा हैंडल। हाँ, तो हमारी यहाँ मार्केट में शॉप है गर्जकला लैब करके, तो मेरे फादर रन करते हैं। तो पारस बीच में, पारस और लक्की से मैं पहले से ही, मेरे बचपन का दोस्त है लक्की। पारस से मुझे लक्की ने मिलाया पारस से। तो पारस और लक्की जब आए थे मेरे साथ, उन्होंने गाने का मुझे बताया अपना कि हम ये गाना, जो हमारा गाना आ रहा है और डायरेक्शन मैं दे रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इतना अच्छा लिखा है और इतना अच्छा गा भी रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं इन्हें वो करूँ, सहयोग करूँ। तो मैं एज अ टीम इन पे ऐड ऑन हो गया एज अ मेंबर। कैमरामैन के अलावा और क्या करते हैं आप? मैं वैसे MBA पास आउट हूँ 2018 बैच से, तो अभी मैं फोटोग्राफी लाइन में जा रहा हूँ। तो जैसे वेडिंग से पर्पस, वेडिंग फोटोग्राफी। अच्छा, MBA करके फोटोग्राफी का शौक क्यों? एक्चुअली मेरा शौक पहले से ही था फोटोग्राफी लाइन में, बट बीच में मैं 2 साल, लगभग 2015 में MBA करना चला गया था चंडीगढ़। तो मैं CU चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से मैंने MBA करा है। तो देन वहाँ मैंने जॉब करी, तो नहीं समझ आया, देन हम इस लाइन में दोबारा आ गए। क्योंकि देखिए मुझे 3 इडियट मूवी का रेंचो याद आ गया। देख रहे हैं आप, उसकी इच्छा कुछ थी, प्रोफेशन में कुछ और करना पड़ा। और हमारे पहाड़ी जो लोगों में ये बड़ी चीज़ होती है, हमें नौकरी करनी होती है, हमें MBA करना होता है, हमें पढ़ाई करनी होती है। अपनी इच्छाओं को दबा के आपने MBA किया, अब वापस फील्ड में आ गए। घर वालों ने कुछ बोला नहीं? घर वालों नहीं, वैसे पापा को सहयोग कर रहे हैं आप? राइट, जो पापा का बिजनेस है उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है, क्योंकि हमारा 97 से हमारे फर्म है, तो काफ़ी सहयोग करा उन्होंने। तो अब उन्हीं का फील्ड का जो इन्होंने वो करा है, कहते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं कि जो गढ़िया कलर लैब है वो रामनगर की सबसे पुरानी कलर लैब है और नंबर 1 कलर लैब है। अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए, यानी कैमरा से रिलेटेड या मेमोरी कार्ड से रिलेटेड जेन्युइन चीज़ आपको इन्हीं की दुकानें मिलेगी। और रामनगर, अगर आप कभी रामनगर में कह सकते हैं कि इनकी दुकान एक हस्ताक्षर है रामनगर का फोटोग्राफी के क्षेत्र में। जब आप रानीखेत रोड में रहेंगे, किसी से पूछिए गढ़िया कलर लैब कहाँ है, यानी रेल जो रामनगर का बस अड्डा है उसकी लोकेशन अगर आपको जाननी है तो लोग पूछेंगे कहाँ से, कह रहे गढ़िया कलर लैब के आसपास में है। समझ रहे हैं आप उनकी लोकप्रियता। और उस लोकप्रिय दुकान के ये सुपुत्र हैं, MBA करने बैठ गए थे, गलती से लेकर वापस फील्ड में आए हैं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा, स्वरोजगार में आप ध्यान दीजिए, नौकरी के पीछे मत जाइए। मोदी भी आपसे कह रहे हैं कि आप स्वरोजगार में जाइए, अपने स्टार्टअप शुरू कीजिए।
तो फिलहाल अपने स्टार्टअप में जाएंगे, अपनी MBA की डिग्री का यूज हम यहाँ कर रहे हैं। राइट, मैं पापा का जो बिजनेस है वो और आगे इनहेंस लेके करूँगा, जाऊंगा। लेके जाऊँगा, तो उसी में मेरा सहयोग पूरा है। ये अच्छा, एक चीज में जानिए, आजकल के युवा दाढ़ी बहुत रख रहे हैं, हम तो इस उम्र में हो गए, क्लीन सेव हो गए हैं, आपने दाढ़ी रखी है, आपने दाढ़ी रखी है, ये कहाँ से ये आया है? ये बताएंगे मुझे आप? शौक है या ऐसी? ये शौक है। शौक है। हाँ, अच्छा लगता है तो फिर अब वो खाली सेविंग, क्लीन सेविंग हम जरा सही नहीं लगते। अच्छा, हाँ, तो मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर आजकल ये सुनने में आया कि जितनी भी युवतियां हैं आजकल, जो कहा जाता है कि वो आजकल दाढ़ियों में ज्यादा पसंद कर रही है, फिलहाल ऐसा ये है। सब- हमारे कैमरामैन मुकेश सुहैल जी हैं, जो मुकेश सुहैल भाई जो रामनगर के बेस्ट ब्लॉगर है, उन्होंने कुछ देर के लिए हमारे लिए कैमरामैन की भूमिका निभाई, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। रामनगर के सबसे बेस्ट ब्लॉगर भी आपकी शक्ल दिखाऊंगा मैं आपको, इनकी दाढ़ी सबसे बड़ी है। फिलहाल मैं बात करूंगा हमारे तीसरे इनके मेंबर है, क्या नाम है आपका? ललित बिष्ट। क्या करते हैं आप? कैसे इस उसमें मैं डायरेक्शन करता हूँ और इसकी पटकथा भी लिखता हूँ। अच्छा, यानी स्क्रीन प्ले भी आप लिख रहे हैं, Script डायरेक्टर भी आप हैं। director। अच्छा, इस एल्बम में कैसे जुड़े आप लोग? मैं पारासोल में साथ पढ़े हुए हैं, विद्या मंदिर के, सरस्वती विद्या मंदिर। सरस्वती विद्या मंदिर। देखिए, संघ के स्कूल से जुड़े हुए हैं। धबला या विद्या क्या बात है, क्या बात है। देखिए, विद्या संघ मंदिर से से। जुड़े हुए बच्चे आज कहाँ कहाँ पहुंच गए हैं, ये उसका उदाहरण है। हालांकि ये कहा जाता है कि संघ से जुड़े बच्चे ऐसे उसमें नहीं आते, लेकिन ये एक मल्टीटास्किंग और एक बहुआयामी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए, वैसे क्या करते हैं इसके अलावा? इसके अलावा मैं थिएटर करता हूँ, थिएटर मुझे करते हो? 7 साल लगभग हो गए हैं थिएटर में। अच्छा, हमारे गढ़वाल में, पहाड़ियों में सबकी एक मानसिकता होती है नौकरी करनी है। आप थिएटर में उल्टी गंगा भाई, आपने घर वालों ने डांटा नहीं कि कहाँ चले गए आप? डांटा मारा अलग, डांटा तो रोज, अभी भी डांटी खा रहा हूँ। पर तो क्या लग रहा है कि ये चुनौती आपने स्वीकार की है जीवन की, सफलता प्राप्त होगी या हार जाके वापस उसी धंधे में लग जाएंगे अपने? जब मैंने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था, मैंने बीएससी करी, तो उस समय तक मुझे पता नहीं था मुझे वास्तव में करना क्या है। लेकिन जब यहाँ पर एक वर्कशॉप हुई थी, बाहर से कोई थिएटर के एक्सपर्ट आए थे, सुधीर रिखाड़ी भैया थे, तो उनके साथ जब मैंने 7 दिन की वो वर्कशॉप करी, तो मुझे पता चला कि मुझे वास्तव में यही करना था, मुझे इसके अलावा कुछ करना ही नहीं था। मतलब उस 7 दिन की वर्कशॉप में मैंने अपने आप को जाना कि मैं हूँ क्या, मैं किसके लिए बना हूँ। हम जबरदस्ती कोई कोर्स कर लेंगे उससे कोई फायदा है नहीं, इसलिए मैंने वही चुना। और फिर मैंने ग्रेजुएशन भी उसीलिए करी क्योंकि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ग्रेजुएशन जरूरी होती है, तो मैंने आगे ग्रेजुएशन इसलिए करी कि बीएससी मुझे करनी है। तो अभी आपको लग रहा है सही पथ पे है, सही राह में चल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही रहा है, लेकिन हाँ यह है कि थोड़ा मुश्किल बहुत ज़्यादा है हमारे फील्ड में। अब ऐसा तो है नहीं कि 5 साल का MBA BS या वही कोर्स करके हम जॉब कर ले, इसमें तो आज अनंत और जिंदगी भर का सफर है, तो ये सफर में मजा आता है। देखिए, युवा टीवी से जुड़ के अच्छा लगा, बहुत संक्षिप्त इंटरव्यू में ले रहा हूं मैं, और इन्होंने ये कहा, जिस फील्ड में जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि जब 1994 में हमारे उत्तराखंड आंदोलन के दौरान 59 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था, तो मैं भी अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के सब ये बलात्कार पे अध्ययन करने के, आखिर ये होता क्या है, इज्जत लूटना वगैरह पे किया, और 5 अध्ययन करके मैंने बलात्कार पे किताब लिखी, यानी सन 2000 में किताब रिलीज हुई। अब आगे मेरे पास चेतावनी, करूं क्या मैं आगे? उसके बाद जैसे इन्होंने कहा कि हमारे वहाँ एक नौकरी करना ध्येय होता है, मैंने अपने पापा को कहा कि पापा, ना मैं शादी करूंगा ना मैं कुछ करूंगा, मुझे अपना रास्ता आगे तय करना है। लेकिन फिलहाल जिंदगी में ऐसी आई, सुषमा स्वराज जी जो अब तो भाजपा की नेत्री की, उन्होंने मुझे पत्रकारिता के लिए कहा कि रवि तुम आओ, तुम अच्छा लिखते हो, अच्छा बोलते हो। लेकिन 20 साल में मैंने पत्रकारों के जो हाल देखे, मन रूढ़ हो गया। कोचिंग सेंटर में गया क्योंकि पढ़ने में अच्छा था मैं, अगर मैं रेगुलर पढ़ाई करता तो आज मैं अच्छा खासा IAS ऑफिसर होता है, जो पढ़ने में बहुत शानदार था मैं। लेकिन आज 20 साल के बाद मैं उसी क्षेत्र में हूँ, यानी जो 20 साल में जो मैं पहले करना चाहता था, आज मुझे प्रकृति ने, भोले बाबा ने उसी पद पे लौटा दिया है जो मैं करना चाह रहा था, और आप लोग उस पद पे आज उसी राह पर हैं। धन्यवाद। इसलिए मैं आपको साधुवाद दे रहा हूँ। धन्यवाद। मुझे लगता है कि मैंने 20 साल कमाए तो बहुत, लेकिन अपनी जो उम्मीद थी वो मैं छोड़ दी है। दुख भी होता है, लेकिन फिलहाल कहते हैं जो आपको जब मिलेगा वही मिलने वाला है। ये युवा मेरी प्रेरणा है, और मैं चाहता हूं कि देखिए, परेशानी जरूर आएंगी, लेकिन अगर आप पैसे की तरफ देखेंगे तो शायद कभी ये लक्ष्य को पा नहीं पाएंगे। मैंने जिंदगी में कभी पैसे को अपना लक्ष्य नहीं बनाया, और वही कारण था कि 2 रोटी भी मिल जाए। जो मेरे कैमरामैन है मुकेश सुहैल जी, वो भी प्रेरणा स्रोत हैं ऐसे लोगों के लिए। एक अंतिम में, बाकी मैं आपसे पूछूंगा उनसे, एक सवाल की मन में आया, अगर इसमें सफल नहीं हो पाएंगे, नौकरी करने लग जाएंगे या आगे बढ़ेंगे? मैं तो नौकरी करता ही हूँ अभी। देखिए, तो नौकरी करते हैं, मैं नौकरी करता ही हूँ, लेकिन मैं म्यूजिक में भी आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो इसलिए ये सब कोशिशें हो रही हैं। ऐसा तो नहीं आप तो नौकरी कर रहे हैं, आपने 2 को फंसा दिया आपने। खाना मिल जाता है इनको मेरे साथ। देखिए, इतना है, जो भी कला के क्षेत्र में होते हैं, ये निश्चित रूप से जान लीजिए, अगर आपको बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि सफलता ना मिले, लेकिन आपको कभी मलाल नहीं होगा। आज मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने अपने बच्चों को बोलते देखो बेटा, 2 रोटी खा लेना, लेकिन अपने बाप की इच्छा पूरी कर देना। 2 साल में पत्रकारिता के क्षेत्र में सफल हो गया तो अच्छी बात है। अब मैं ये क्या नाम है आपके चौथे सदस्य का? शिखर बिष्ट ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कोरियोग्राफ करता है। ओ देखो, कोरियोग्राफ देखिए, आइए। हाँ सर, आपका शुभ नाम?
अच्छा कोरियोग्राफर क्या तिवारी जी? देखिए अभी मैं तो सुन रहा था बहुत शिखर बिष्ट जी, और बहुत अच्छा बोलते हैं, कम शब्दों में बहुत हंसाए इन्होंने, कोरियोग्राफी कर रहे हैं। लगता है कि सर रोटी मिल जाएगी, घर वाले तो यही बोलेंगे ना? नहीं, इससे फिलहाल ऐसा तो नहीं है, घर वाले इतना बोलते नहीं है क्योंकि मैं स्टडी में भी काफ़ी फोकस करता हूँ अपनी, तो दोनों जगह मैनेज कर लेता हूँ मैं। कर ले। अच्छा फ्यूचर में इसी पे आगे जाना है या नौकरी करनी है? देखो, इस दोनों साथ करने। अगर मुझे इसमें आगे जाना है तो मुझे थोड़ा अर्निंग तो चाहिए होगी, Earning तो चाहिए। अर्निंग के लिए जॉब तो करनी पड़ेगी। जॉब करनी तो मैं जॉब के साथ साथ ये चीज़ देखता हूँ, ये चीज़ मेरा देखिए, मानना वैसे है। कोरोना काल ने एक बात सिखाई थी कि आपके पास आय के दो साधन तो होने चाहिए, ठीक है? आपके पास आय के कैसे भी साधन हो, दूसरा साधन आपके पास मौजूद है, यानी अपने सपनों को जीवित रखना चाहते हैं। बिल्कुल। उम्र क्या अभी आपकी? मेरी 21 21 है। देखिए अभी मुझसे 2 साल छोटे हैं फिलहाल, लेकिन अच्छा होंगे शायद। मैं देखो तिवारी जी, एक चीज और मुझे आपसे पूछनी है। बिष्ट जी। बिष्ट जी इस टीम के साथ कैसे जुड़े आप? इस टीम के साथ मैं लगभग एक साल से जुड़ा हुआ हूँ। जब इनका एक सॉन्ग आया था बाना परूली, तो उसमें मेरी पहली कोरियोग्राफी थी, तो तब से मैं इन लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं वैसे थिएटर आर्टिस्ट भी हूँ, ललित भाई के साथ करता हूँ मैं थिएटर, 4 साल से कर रहा हूँ। माइम भी किया है मैंने, तो कांटेक्ट बना रहता है इनके साथ, तो इनको पता है कि मैं डांस भी करता हूँ, तो एज अ कोरियोग्राफर इन्होंने मुझे अप्रोच किया। अच्छा एक लास्ट सवाल, क्योंकि बहुत लंबा इंटरव्यू हो जाएगा, एक लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ। जब जिंदगी में आपने पहली बार, आपको कैसे पता लगा कि मैं डांस कर सकता हूँ, कोरियोग्राफी कर सकता हूँ? लोगों को डांस करना नहीं आता तो कोरियोग्राफर बन गए। वैसे सबकी इंस्पिरेशन कोई बड़ा आदमी होता है, जैसे कोई डांसर होता है, बट मुझे मेरे कजिन ने इंस्पायर किया। वो बचपन में बहुत डांस करता था, राघव जुयाल आपने जैसा नाम सुना होगा, तो वो उसको कॉपी करता था, तो मुझे लगता था कि मैं भी कर सकता हूँ, ये कर सकता, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो वहीं से मैंने डांस करना स्टार्ट किया। उसने तो छोड़ दिया, बट मैंने नहीं छोड़ा। नहीं छोड़ा। बहुत धन्यवाद। देखिए उत्तराखंड के युवा किस राह में आगे बढ़ रहे हैं। अगले हमारे हैं, आपका नाम सर? निश्चय तिवारी। निश्चय तिवारी जी, गुड लुकिंग, सेक्सी, हॉट, क्या कहूँ मैं आपको। हाँ, ये दाढ़ी में कट मारा है आपने, ये रीजन इसके पीछे? ऐसी एक आर्टिस्टिक लुक के लिए। आर्टिस्ट लोग के लिए आप बेसिकली आप करते क्या है उस मैं सिंगर हूँ। देखिए सिंगर इस ग्रुप की जान होती है, अगर वो ना हो, हालांकि हर किसी की अपनी अपनी है, जैसे जब हम दाल बनाएंगे तो हर चीज पड़ती है उसमें, लेकिन ये जो तड़का है सिंगर का, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप बताइए कैसे से जोड़े आप लोग? अब मैं सुन रहा था आपको, बहुत मधुर आवाज है आपकी। थैंक यू। सबसे पहले कब पता चला कि आपकी आवाज मधुर है? मेरे को काफ़ी टाइम हो चुका है इस लाइन में, काफ़ी मतलब 10 साल से ज़्यादा मेरे को गिटार बजाते हुए और सिंगिंग करते हुए हो चुके हैं, और प्रोफेशनली मैं शोज़ जो कर रहा हूँ वो मतलब मेरे को 4-5 साल हो चुके हैं, और मैंने इंदौर, मुंबई काफ़ी जगह शोज़ किया, यहाँ भी मैं कर रहा हूँ कॉर्बेट में भी। और फिर एक दिन पारस ने बुलाया मेरे को, पूछा कि भाई कुछ करते हैं साथ में, तो मेरा पहला जो ओरिजिनल सॉन्ग आया वो पारस के साथ ही आया, वो था ओ योर लव। और इस एल्बम के भी 2 सॉन्ग मैं गा रहा हूँ, ये दूसरा सॉन्ग है मेरा इसी एल्बम का, आईफोन। इससे पहले मैंने गाया था अप्सरा, जो भी आपको सुनाया भी थोड़ी देर पहले। ये सब पारस भाई ने दिए, तो मैं पहले तो उनको धन्यवाद करना चाहूँगा ओरिजिनल सॉन्ग्स के लिए, क्योंकि एक आर्टिस्ट की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट होता है उनके ओरिजिनल सॉन्ग्स, उसी से उसकी पहचान होती है। अच्छा एक चीज और, देखिए मैं फिर क्योंकि मैं चूंकि पहाड़ी हूँ और ऐसे परिवार संबंध रखता हूँ जहाँ नौकरियाँ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जब आपने गायक का क्षेत्र चुना तो घर वालों ने क्या बोला? घर वालों ने तो सपोर्ट किया वैसे स्टार्टिंग में, लेकिन कहा था कि कुछ जॉब भी कर ले। उन्होंने मेरे को कहा कि कुछ कोर्स कर ले, तो मैंने HM भी किया हुआ है। हाँ, तो HM मैंने कोर्स तो किया, लेकिन साथ साथ म्यूज़िक में था, तो मैं कॉलेज ना जाके मैं म्यूज़िक में रहता था अपना, तो उसी में मैं अपना बढ़ता रहा। देखिए मेरा ये सब कहने का मतलब है कि आप जो भी इनके गाने सुन पा रहे हैं, इनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और लाइक तो करना ही है। वो इसीलिए जितना इन्हें आप प्रमोट करेंगे उतना ये अपने सपनों से जुड़े रहेंगे, पर ये सपने रोजगार के चक्कर में दब जाते हैं, मर जाते हैं। इन युवाओं के सपनों को मरने मत देना। अगर आप वही है, आप क्या करेंगे? आपको सिर्फ इनके वीडियो को शेयर करना है, इनके चैनल को सब्सक्राइब करना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यही होती है। एक सवाल, अंतिम सवाल लूंगा, जब जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, लगता है कि कहीं कहीं रोजगार के लिए भी सोच चिंता आती है गायकी के दौरान, क्योंकि ये उम्र तो हो चुकी है जब आपको अपने रोजगार में सोचना पड़ता है। अभी पहले आज से 1 साल पहले मैं कहूँ तो मतलब थोड़ी दिक्कत थी कोरोना के टाइम पे, लेकिन अभी सबके प्यार से काफ़ी शोज़ हैं मेरे पास, स्टूडेंट्स भी मैं काफ़ी सिखाता हूँ। बाकी आप सबका प्यार रहेगा तो आगे शोज़ मिलते रहेंगे, हमारी जो मेन वो है, बाकी ओरिजिनल गाने आते रहेंगे। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आप लोगों का। देखिए क्योंकि बहुत लंबा इंटरव्यू हो जाएगा, संक्षिप्त इंटरव्यू है, बस मैं एक बस मुख्य अतिथि साहब से और उनसे बाइट लेगा, अपने सेंटर को खत्म करूंगा। लेकिन मेरा बिना निवेदन है, जो उनका सॉन्ग आ रहा है प्लीज उसे देखिएगा जरूर, सब्सक्राइब करिएगा। पहली बार मैं आपसे बोलूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, इन युवाओं को सपोर्ट करने की आपको आवश्यकता है। मैम आप सब स्वागत है आपका।
मैं मुझे ही जानना है, बस एक सवाल लूंगा, ज्यादा मैं आपको तंग नहीं करूंगा। बाकी मैं देखिए हमारे समाज सेविका हैं और इनके एक विस्तृत इंटरव्यू मैं आपके सामने पेश करूंगा। मैम, हालांकि मैं सवाल पूछने से मैं थोड़ा बेशर्म माना जाता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि जिंदगी में जब आपको मुख्य अतिथि के लिए बुलाया गया यहाँ पे जी, इससे पहले भी आपको मुख्य अतिथि के लिए बुलाया गया होगा, तो एक मुख्य अतिथि, एक ट्रांसजेंडर होने के नाते जब आपको लोग ऐसे बुलाते हैं तो उसमें कैसा महसूस करती हैं? मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है इसके लिए कि मैं रामनगर के लोग, मैं एक्चुअली बॉर्न बॉटम मुंबई की हूँ। मुंबई तो बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पे किसी को किसी की इतनी नहीं पड़ी, हाँ परवाह नहीं करते। और रामनगर में पिछले 4 साल से रहती हूँ, क्योंकि यहाँ के लोग, पहले तो एक दो बार मैं घूमने के लिए आई थी, यहाँ के लोग बहुत अच्छे का, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, इसलिए यहाँ पे जैसे छोटे मोटे, मैं अपनी तारीफ मुझसे नहीं करना चाहती, मैंने छोटा मोटा कुछ काम की जो मुझे अच्छा लगा। एक ट्रांसजेंडर होने के नाते मैं भी एक समाज का हिस्सा हूँ, मैं कोई एलियन नहीं हूँ जो आसमान से होती, मुझे भी किसी ने माँ बाप ने पैदा किया जैसे और माँ बाप पैदा करते, ये तो मेरी नसीब है, मेरी तकदीर है। एंड आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ इस लाइफ से। और यहाँ के रामनगर के लोगों से मुझे इतना प्यार मिला, और जब वो मुझे चीफ गेस्ट बना के बुलाते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं हमेशा रामनगर रहवासियों को दिल से और अपने तन मन से बहुत इनका शुक्रिया अदा करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद आपका। देखिए इनका विस्तृत इंटरव्यू में फिर कभी लाऊंगा, क्योंकि बहुत जरूरी है, इनके माध्यम से समाज की कई जो कुरीतियां हैं, भ्रांतियां हैं, वो दूर होनी चाहिए। और मैं फिर आपको जो भी आयोजक हैं उनका बहुत दिल से शुक्रगुजार करना चाहता हूं और दुआ करता हूं कि भोलेनाथ आपकी एल्बम को हाई उसमें पहुंचे, क्योंकि आपकी सोच बहुत अच्छी है। ये हमारी अगली मुख्य अतिथि। मैम, मुझे जानना है, जब MTV में गई, जैसे हमारे वहाँ पहाड़ की लड़कियाँ बड़ी शर्मिशील होती हैं, MTV तो बड़ा बिंदास माना जाता है, बोल्ड माना जाता है, वहाँ पे जाने का विचार कैसा है आपका? एक्चुअली मैं बचपन से ना काफ़ी कॉम्पिटिटिव थी, मेरे को ऐसा था कुछ करना है, कुछ यूनिक आइडेंटिटी बनानी थी। मुझे एक बार याद है, हमारी मैम बोलती थी, हिंदी की टीचर थी, बोलती थी नाम हो बदनाम हो पर गुमनाम ना हो। तो वो चीज़ मेरे कहीं एक अनकॉन्शियस माइंड में ना हमेशा थी कि यार ऐसा कुछ तो होना चाहिए, मतलब एक आइडेंटिटी तो होनी ही चाहिए। तो बस वही था। फिर हमारे गांव में क्या होता है, माहौल की लड़का लड़की में कंपैरिजन बहुत होता है, वो चीज़ मेरे को बस ख़त्म करनी थी कि क्या लड़का क्या लड़की, मतलब लड़कियों को भी प्लेटफॉर्म दो, उन्हें भी आगे जाने दो, तो वो चीज़ मेरे को ख़त्म करना था। तो आज मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे लोग जो है एज अ आइडल लेते हैं, और मुझे देख के काफ़ी लड़कियाँ उस फील्ड में आगे आ रही हैं, स्पेशली हमारे गाँव से। मतलब एक लड़की की भी अगर लाइफ चेंज हो जाए तो मैं मतलब बहुत खुशनसीब मानूंगी अपने आप को। ओके, देखिए मैम, हालांकि ये इंटरव्यू ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं विस्तृत इंटरव्यू लूंगा कभी भी। माँ बहन की गाली एकदम से निकालना, ये लड़की वो होता है, लड़कियां देती है। जब आपने पहली बार गाली दी, अजीब सा लगा? मैंने अभी तक दी नहीं है। MTV तो गालियां वो होती हैं। नहीं, उसमें ऐसा नहीं है, वो पहले होता था, वो आपकी चॉइस है ना, आप फोर्सफुली तो नहीं कर सकते, अगर आप देते हैं तो। अच्छा, अब तो पुलिस में भी है, कांस्टेबल बड़ी गालियां देते हैं, अगर आप गालियां निकलती है, माँ बहन की कोई लड़की गाली देती है, उसे सही मानती है, बुरा मानती है? नहीं, मैं वो उनकी चॉइस है, वो देना चाहते तो हम अपने तरीके से जवाब देते हैं। देखिए पर्सनली मैं अपनी बताऊं कि अगर कोई लड़की माँ बहन की गाली दे रही है तो उसे बुरा नहीं मानता। उसके एक पीछे वो लंबी कहानी बताऊंगा मैं आपको। 10th क्लास की स्टूडेंट थी जिन्होंने मुझे सीख दी कि अगर लड़कियां गालियां दे रही है तो उनका चरित्र खराब नहीं है। ये याद रखिएगा आप लोग, अगर लड़कियां माँ बहन की गाली दे रही हैं तो उसका मतलब नहीं कि चरित्र की खराब है। इसलिए मैंने आपसे सीधे सवाल किया। थैंक यू। और बस ये जानना है, आपको मुख्य अतिथि बुलाया गया यहाँ पे, तो कैसा महसूस किया आपने, इस युवा टीम ने बुलाया? बहुत अच्छा, बहुत प्राउड फील कर रही हूँ और बहुत थैंकफुल भी हूँ, ग्रेटफुल भी हूँ कि इन्होंने मुझे बुलाया। ऑब्वियसली बहुत अच्छी एल्बम इससे पहले इन्होंने निकाली है, बहुत अच्छे सॉन्ग्स निकाले हैं, अभी भी ट्रेलर आपने देखा ही होगा, बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो आगे भी अच्छे से ये सक्सेस मिलेगा। ओके, धन्यवाद है। हमारे वहाँ एक हमारे ब्लॉगर हैं, देखिए आजकल ब्लॉगर बहुत बन रहे हैं हमारे। आपका नाम सर? दिव्यांश पांडे। दिव्यांश पांडे जी, इतनी छोटी सी उम्र है, अभी मैं सुन रहा था कि आप IIT इंजीनियरिंग की तैयारी करते करते आप ब्लॉगर बन गए, है ना? हालांकि आपका विस्तृत इंटरव्यू बाद में लूंगा मैं आपका। इतना पूछना है कि इंजीनियरिंग करते करते, हालांकि लोग इंजीनियर करते करते सिंगर बन रहे हैं, आप इंजीनियरिंग की तैयारी करते करते ब्लॉगर बन गए। बिल्कुल, छोटी सी उम्र में आप मिलियंस फॉलोवर हैं, आपके होने वाले हैं, लगभग लाख के फॉलोवर हैं आपके, ठीक है? अच्छा कमा रहे हैं आप, कमाना भी चाहिए हमारे। अच्छा, एक ब्लॉगर जो होता है, पर्सनली मुझे ब्लॉग पसंद नहीं आते। हाँ, तो एक ब्लॉगर आपको क्या कोई चीज़ दिखाते हैं, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। देखिए टू बी वेरीफाई, मैं थोड़ा स्पष्ट बोल लेता हूँ, बुरा मानिएगा, क्योंकि मुझे बहुत गाली मिली है सौरभ जोशी के समर्थकों द्वारा, ठीक है? इसलिए पूछ रहा हूँ, एक ब्लॉग बनाते समय क्या ख्याल आता है, और ब्लॉगिंग इसलिए करते हैं पैसा कमा रहे हैं या इंजॉय कर रहे हैं लोगों का? सर अगर मैं टू बी ऑनेस्ट बोलूँ तो व्लॉगिंग जो कहते हैं पसंद नहीं है और इंटरेस्ट नहीं है, वो उनकी चॉइस है, लेकिन ब्लॉगिंग अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे कि आप
अगर पर डे डेली ब्लॉगिंग करते हैं तो आपको हर चीज़ दिखानी है अपनी लाइफ की, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। जैसे आप कह रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो ये आप बोल रहे हैं ये एक दिन की बात होगी, लेकिन हमको डेली करना है और कुछ अलग करना है। हम रोज हम खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, खाना नहीं करते। हम हर रोज हम खाना खा रहे हैं तो हम आज घूमने जा रहे हैं, आज हम ये कर रहे हैं, आज हम ये कर रहे हैं, आज हम ये कर रहे हैं, तो हमको दिखाना पड़ता है और उसी को रात में एडिट करके सुबह अपलोड करना है ताकि हमारे जो ऑडियंस है वो देख सके। तो ये है साथ में, लेकिन ये है अगर ये हम इसलिए करें ताकि हमको नेम फेम मिले, हमको पॉपुलैरिटी मिले, हमको लोग जाने और हम अपनी लाइफ से लोगों को इंप्रेस कर पाए। देखिए ब्लॉगिंग के एक नए आयाम को नया कोण दिया है उन्होंने, हालांकि मैं बहुत प्रभावित किया आपके सब जवाब ने मुझे, और मैं आपसे मिलूंगा। अंतिम सवाल, जब आपको मुख्य अतिथि बुलाया आपको यहाँ पे, अच्छा इसमें एक्टर हैं जी सरदार जी, वो क्या बात है, गुड लुकिंग है। अच्छा मुझे वही लगा, मैंने कहा इतने छोटे लड़के मुख्य अतिथि बना दिया, ये तो स्टार हैं इसके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस ये है कि जब आपको एक्टर के लिए तैयार किया गया, बनाया गया, पहला विचार क्या आया मन में? पहला विचार ये था कि ये टास्क है बहुत बड़ा, इतनी कम उम्र में एक्टर का रोल मिल रहा है, तो थोड़ा नर्वस था, लेकिन भैया ने बोला कि करो, एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, जो हमारी ऑडियंस है वो कुछ नया देखेगी, शूटिंग वगैरह कि दिव्यांश ये भी कर सकता है, एक्टिंग कर सकता है, मैं डांसर भी हूँ तो थोड़ा डांस का भी मेरा पार्ट है जो मेरी ऑडियंस देखेगी, तो एक नया एक्सपीरियंस था जो कि मैंने एक्सपीरियंस करा है। ओके, धन्यवाद। तो देखिए ये टीम के मेंबर मुख्य अतिथि लोगों से मैंने बात की है, बहुत लंबा इंटरव्यू जरूर हो गया होगा, लेकिन अगर आप यहाँ तक आए हैं तो इनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये मेरी बिना प्रार्थना है आपको। फिलहाल जितने भी मुख्य अतिथि हैं या एक्टर, इनके मैं अलग से इंटरव्यू आपके सामने पेश करूंगा। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में इतना ही।